नमस्ते दोस्तों। यात्रा पश्चिम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दक्षिण अमेरिका के एक बेहद दिलचस्प और विरोधाभासों से भरे देश वेनेजुएला की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। एक ऐसा देश जो कभी बेशुमार दौलत में खेलता था, लेकिन आज कई तरह के संघर्षों का सामना कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, वेनेजुएला का पतन कैसे हुआ? 1950 के दशक में वेनेजुएला कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। इसकी अर्थव्यवस्था दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी थी और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में ये विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर था। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वेनेजुएला के लोग स्विट्जरलैंड के लोगों की तुलना में अधिक आराम से रहते थे। तेल की बदौलत इस देश की तो मानो लॉटरी लग गई थी। अनुमान है कि वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल से अधिक तेल का भंडार है, जिसमें से प्रत्येक बैरल में 150 लीटर से अधिक तेल होता है। मौद्रिक दृष्टि से देखें तो उस तेल की कीमत लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी के लगभग बराबर है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेनेजुएला कभी सचमुच पैसों में तैरता था। अपने स्वर्ण युग के दौरान राजधानी कराकस को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। सड़कें कारों से भरी रहती थीं। लग्जरी रेस्तरां हर जगह खुल रहे थे और लोग रात के खाने के लिए सूट और इवनिंग गाउन पहनते थे, जैसे कि वे हॉलीवुड के सुनहरे दौर में जी रहे हों। अमेरिका और यूरोप से आयातित सामान सुपरमार्केट में भरे पड़े थे और मध्यम वर्ग मियामी में छुट्टियां मनाता था, जैसे कि ये रोजमर्रा की बात हो। उस समय वेनेजुएला धन और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। 1999 में ह्यूगो चावेज गरीबों को न्याय दिलाने के वादे के साथ सत्ता में आए। उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, विदेशी कंपनियों को बाहर निकाल दिया और नागरिकों को पैसा, आवास और मुफ्त भोजन बांटना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब तेल राजस्व से वित्तपोषित था, और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, जब वैश्विक तेल की कीमतें क्रैश हुईं, तो वेनेजुएला भी उनके साथ क्रैश हो गया। सरकार के पास पैसे खत्म हो गए और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने और अधिक नोट छापना शुरू कर दिया, बहुत अधिक। वह हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति नामक दुस्वप्न की शुरुआत थी। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वेनेजुएला की मुद्रास्फीति दर का अनुमान 10 मिलियन प्रतिशत, 1 करोड़ प्रतिशत लगाया था। आसान शब्दों में कहे तो एक अमेरिकी डॉलर आपको बोलीवार, वेनेजुएला की मुद्रा का करोड़पति बना सकता था। लेकिन उस समय ज्यादा उत्साहित ना हो। टॉयलेट पेपर की एक रोल की कीमत 25 लाख बोलीवार थी, डायपर के एक पैकेट की कीमत 80 लाख और 1 किलो गोमांस 90 लाख का था। ये सुनने में बेहद महंगा लगता है, लेकिन वो सारा पैसा बदलकर सिर्फ $1.5 के बराबर होता था। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पैसे गिनना बंद कर दिया और इसके बजाय उसे तोलना शुरू कर दिया। कुछ दुकानों ने तो सुविधा के लिए कैशियर के बगल में तराजू भी रख दिया था। सड़कों पर बैंकनोट सूखे पत्तों की तरह बिखरे पड़े रहते थे, कुचले जाते, फेंके जाते और नजरअंदाज कर दिए जाते। कुछ लोग रचनात्मक हो गए और उन्होंने नकदी के उस बेकार ढेर को हस्तशिल्प, हैंडबैग, कागज के फूल, पर्स में बदल दिया, जो सभी असली पैसों से बने थे। बस उनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। उन्होंने कुछ अमेरिकी डॉलर कमाने की उम्मीद में उन्हें पर्यटकों को बेच दिया, जो वेनेजुएला में सोने से भी अधिक कीमती एकमात्र मुद्रा बन गई थी। नंबर 2, दुनिया में सबसे कम न्यूनतम वेतन 130 बोलीवार, लगभग $1 वेनेजुएला का वर्तमान मासिक न्यूनतम वेतन है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे एक महीने के काम के लिए $1। हालांकि देश को अब पहले की तरह लाखों प्रतिशत की अति मुद्रास्फीति का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी 172% के चौंका देने वाले स्तर पर है और इस वर्ष 2026 के अंत तक 190% तक पहुंच सकती है। बोलीवार व्यावहारिक रूप से बेकार हो गया है। सरकार ने 2022 से एक ही न्यूनतम वेतन रखा है, ये दावा करते हुए कि इसे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वे इसे कितना भी बढ़ा दे, फिर भी ये गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके बजाय वे सरकारी कर्मचारियों के लिए छोटे निश्चित भत्ते प्रदान करते हैं, जैसे
कुछ दर्जन डॉलर का आर्थिक युद्ध विरोधी बोनस और लगभग $40 का खाद्य बोनस, साथ ही कुछ छोटी सब्सिडी। कुल मिलाकर औसत कर्मचारी महीने में लगभग $150 से $200 कमाता है, जबकि भूखे रहे बिना जीवित रहने के लिए कम से कम $500 की आवश्यकता होती है। नतीजतन 80% से अधिक वेनेजुएला वासी गरीबी में जीते हैं। कई परिवारों ने दिन में सिर्फ एक वक्त तक खाना खाना शुरू कर दिया है और बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे ट्यूशन फीस नहीं भर सकते। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम सिकुड़ रहे हैं, स्थिति और भी खराब होती जा रही है। यहाँ तक कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को भी राशन को आधा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे लाखों बच्चे अपने एकमात्र दैनिक भोजन से वंचित रह गए हैं। लेकिन इतना ही नहीं, जब बिजली बार बार जाती है, वेनेजुएला में जीवन और भी कठिन हो जाता है। आप एक शानदार रेस्तरां में बैठकर अपना खाना ऑर्डर करने वाले हो सकते हैं और तभी अचानक बूम, पूरा पड़ोस अंधेरे में डूब जाता है। कर्मचारी तुरंत मोमबत्तियां, फ्लैशलाइट, यहाँ तक कि मिनी जनरेटर निकाल लेते हैं, जैसे कि यह उनकी दूसरी प्रकृति, आदत बन चुकी हो। आवासीय क्षेत्रों में रिचार्जेबल लैंप या फोन फ्लैशलाइट की रोशनी में खाना खाना एक दिनचर्या बन गया है। चिलचिलाती रात में थोड़ी सी हवा पाने के लिए कुछ घर पंखे चलाने के लिए मोटरसाइकिल की बैटरी तक का जुगाड़ करते हैं। इसके कारण अनगिनत हैं। एक जर्जर पावर ग्रिड, ईंधन की कमी और यहाँ तक कि कभी वेनेजुएला के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र जैसे गर्वित राष्ट्रीय स्थल अब मजबूती से काम नहीं कर सकते, खासकर गर्मियों में जब गर्मी बढ़ती है और बिजली की मांग चरम पर होती है। पूरा देश एक तरह की बिजली कटौती की लॉटरी खेलता है। ये कभी नहीं जानता कि अगली बारी किस क्षेत्र की होगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 10 घंटे तक बिजली काटी जा सकती है। छात्र तेल के लैंप की रोशनी में पड़ते हैं। छोटे विक्रेता जल्दी दुकानें बंद कर देते हैं क्योंकि वे भोजन को फ्रिज में नहीं रख सकते। और अधिक संपन्न लोग जनरेटर खरीदने या सौर पैनल स्थापित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उन्हें अंधेरे से बाहर निकलने के वीआईपी टिकट की तरह मानते हैं। नंबर 3, दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्यूटी क्वींस का पालना। वेनेजुएला को दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देश के रूप में जाना जाता है और इसे सौंदर्य प्रतियोगिताओं का पावर हाउस माना जाता है। यहाँ सड़क पर चलते हुए 10 में से 9 महिलाएं ब्यूटी क्वीन की तरह दिखती हैं और बची हुई एक शायद उनकी कोच होगी। ये कोई मजाक नहीं है। इस देश ने 7 मिस यूनिवर्स खिताब, 6 मिस वर्ल्ड ताज, 9 मिस इंटरनेशनल खिताब और अनगिनत अन्य प्रमुख पेजेंट पुरस्कार जीते हैं। कुल मिलाकर वेनेजुएला लगभग 30 सौंदर्य ताज घर ला चुका है। सौंदर्य के इस साम्राज्य का निर्माण करने के लिए ये सब स्वयं वेनेजुएला के लोगों से शुरू होता है। यहाँ की महिलाएं अपनी सुनहरी त्वचा, संतुलित नैन नक्श, बड़ी और गहरी आंखों, घने चमकदार बालों और चमकदार मुस्कान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी सुंदरता में लैटिन आकर्षण, अमेरिका की मिठास और गर्व का एक आत्मविश्वासी स्पर्श शामिल है। लेकिन सिर्फ बाहरी रूप ही काफी नहीं है। ये पेशेवर सौंदर्य स्कूलों में भीषण प्रशिक्षण का परिणाम है। देश भर में ऐसे 20 से अधिक संस्थान हैं। प्रतियोगियों को अंग्रेजी, नृत्य, मेकअप और कैटवॉक से लेकर शिष्टाचार, सार्वजनिक रूप से बोलने और यहाँ तक कि डेटिंग कौशल तक सब कुछ सिखाया जाता है। बिना कष्ट के फल नहीं मिलता। नो पेन नो गेन के आदर्श वाक्य के तहत सब कुछ कड़ाई से प्रशिक्षित किया जाता है। वेनेजुएला में कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने की तुलना में सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रशिक्षण में निवेश करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका मानना है कि ताज के बिना भी उनकी बेटियां आत्मविश्वास और बेहतर सामाजिक स्थिति के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगी। हालांकि राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन मानक तक पहुंचने के लिए कई वेनेजुएला की लड़कियों ने अत्यधिक और जोखिम भरे कॉस्मेटिक उपाय अपनाए हैं। 12 साल की उम्र की कुछ लड़कियां नाक की सर्जरी या बट इम्प्लांट करवाती हैं और उनके 16वें जन्मदिन पर उन्हें ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, स्तन वृद्धि सर्जरी उपहार में दी जाती है। कुछ माता पिता अपनी बेटियों को यौवन में देरी करने के लिए हार्मोन इंजेक्शन भी देते हैं, इस उम्मीद में कि इससे वे लंबी होंगी और पेजेंट मानकों के करीब पहुंचेंगी। डॉक्टरों द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस,
हार्मोनल असंतुलन या प्रजनन संबंधी समस्याओं जैसे जोखिमों की चेतावनी देने के बावजूद कई लोग अभी भी ये मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर प्राकृतिक सुंदरता उन्हें नहीं मिलती है तो वे इसे खुद बना लेंगे। और यदि आपको लगता है कि ये पहले से ही चरम पर है, तो वेनेजुएला में वजन घटाने का एक भयानक तरीका भी है। खाने को असंभव बनाने के लिए जीभ को सिलना। दर्द उन्हें दूध या पतले दलिया पर जीवित रहने के लिए मजबूर करता है और वे सिर्फ 1 महीने में 15 किलो तक वजन कम कर सकती हैं। फिर भी हाल के वर्षों में चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। वेनेजुएला की महिलाएं अब पूर्णता के लिए अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के बजाय एक स्वस्थ, अधिक प्राकृतिक प्रकार की सुंदरता को अपना रही हैं। अधिक से अधिक युवा महिलाएं कसरत करना, साफ सुथरा खाना और अपने वास्तविक रूप का जश्न मनाना चुन रही हैं। क्या आप इन ब्यूटी क्वींस का एक और पहलू, उनके व्यक्तित्व, उनके प्रेम जीवन को जानना चाहेंगे? यदि हाँ, तो नंबर 1 कमेंट करें। नंबर 4 वेनेजुएला की अनूठी जनजातियां। क्या आप जानते हैं कि कैनिबल शब्द की उत्पत्ति वास्तव में वेनेजुएला की एक जनजाति के नाम से हुई है? ये कैरिब लोगों से आया, जो वेनेजुएला के उत्तरी तट और कैरिबियन द्वीपों के किनारे रहते थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी के अंत में वहां पहुंचे, तो उन्होंने और उनके दल ने ऐसी कहानियां सुनी कि कैरिब्स अन्य जनजातियों के सदस्यों पर हमला करते थे और उन्हें खा जाते थे। कुछ यूरोपीय लोगों ने उन्हें अपने दुश्मनों को बर्तनों में पकाते हुए देखने का दावा भी किया। तब से स्पेनिश द्वारा कैरिब नाम का गलत उच्चारण कैरिबा के रूप में किया गया, जो अंततः कैनिबल में विकसित हो गया। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैरिब्स वास्तव में नरभक्षण करते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि वे कार्य केवल प्रतीकात्मक अनुष्ठान थे, जिनका उद्देश्य भय फैलाना और उनकी योद्धा भावना को मजबूत करना था। इसके अलावा वेनेजुएला में अमेज़न वर्षावन के गहरे अंदर आधुनिक दुनिया से लगभग पूरी तरह से अलग-थलग एक जनजाति मौजूद है, यानोमामी। वे दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पुराने स्वदेशी समुदायों में से एक हैं। यानोमामी यानोस या शाबोनोज नामक विशाल गोलाकार सामुदायिक घरों में रहते हैं, जिनमें से कुछ में 400 लोग तक रह सकते हैं। मध्य क्षेत्र का उपयोग समारोहों, उत्सवों, खेलों और दैनिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिससे हर शाम जंगल में एक छोटे से त्योहार की तरह महसूस होती है। यानोमामी संस्कृति इतनी अनूठी है कि ये बाहरी लोगों को असहज कर सकती है। वे अपने मृतकों को दफनाते नहीं हैं। इसके बजाय दाह संस्कार के बाद वे राख को पीसते हैं, इसे पानी या केले के सूप में मिलाते हैं और दिवंगत की आत्मा को वापस जीवित लोगों में लाने के लिए इसे पीते हैं। उनके लिए आत्मा के पार जाने और समुदाय के भीतर अस्तित्व में बने रहने का यही एकमात्र तरीका है। यानोमामी को कभी अमेज़न की सबसे जुझारू जनजातियों में से एक के रूप में भी जाना जाता था। कम उम्र से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि धनुष और तीर का उपयोग कैसे किया जाए, जंगल में कैसे छिपा जाए और दुश्मन को मारना वफादारी साबित करता है। जब पश्चिमी मानव विज्ञानी पहली बार 20वीं सदी में उनसे मिले, तो कई लोग जनजाति की तीव्रता और योद्धा भावना से हैरान थे। इस बीच पश्चिमी वेनेजुएला में बारी जनजाति अपने असामान्य विवाह रीति रिवाजों से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ एक महिला के कई पति होना पूरी तरह से सामान्य है। प्रत्येक पति बच्चों की देखभाल, पालन पोषण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। गांव का हर बच्चा उन सभी को पिता कहता है और कोई भी अपनी भूमिकाओं को लेकर भ्रमित नहीं होता है। बारी जनजाति का मानना है कि एक मजबूत बच्चा कई लोगों के प्यार और देखभाल का परिणाम होता है, न कि केवल एक का। उनकी संस्कृति में जन्मदिन की कोई अवधारणा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, मोमबत्तियां बुझाने या केक काटने के बजाय वे पहला शिकार नामक एक विशेष समारोह आयोजित करते हैं। जब कोई लड़का अपना पहला सफल शिकार करता है, तो ये उस क्षण को चिन्हित करता है जब वो शादी करने और जनजातीय अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए तैयार एक वयस्क बन जाता है। नंबर 5, वेनेजुएला में कल्चर शॉक। वेनेजुएला के लोग लॉटरी के दीवाने हैं। आसमान छूती महंगाई, व्यापक बेरोजगारी और बढ़ती कठिनाइयों से त्रस्त देश में कई लोग इसे अपनी आखिरी जीवन रेखा मानते हैं, जिससे चिपके रहने की एक छोटी सी उम्मीद है। सबसे लोकप्रिय खेल ट्रिपल कहलाता है,
जो 3 अंकों की लॉटरी है जिसे दिन में 3 बार निकाला जाता है। लॉटरी टिकट हर जगह होते हैं। छोटी किराने की दुकानों और अखबार स्टैंड से लेकर स्ट्रीट वेंडर तक। बाहर कदम रखें और आप शायद किसी को टिकट पकड़े हुए उज्जवल कल का सपना देखते हुए देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला के लोग बेतरतीब ढंग से संख्या नहीं चुनते हैं। उनके पास संख्या चयन का अपना विज्ञान है। यदि कुछ अशुभ होता है तो वे काले नंबर खेलते हैं। एक असामान्य लाइसेंस प्लेट देखते हैं तो वह एक लकी नंबर बन जाता है। और अगर वे किसी व्यक्ति, जानवर या दुर्घटना का सपना देखते हैं तो अगली सुबह उन छवियों को संख्याओं में बदलने के लिए एक स्वप्न व्याख्या चार्ट भी होता है। कुछ रेडियो स्टेशनों में समर्पित लॉटरी भविष्यवाणी खंड होते हैं जो विशेषज्ञों से संख्या चुनने की युक्तियां, टिप्स साझा करते हैं। बेशक ऐसे फेसबुक समूह भी हैं जहां लोग हर दिन संख्याओं और लॉटरी परिणामों पर चर्चा करते हैं। एक और बात जो कई आगंतुकों को हैरान करती है वो ये है कि वेनेजुएला के लोग त्वचा के रंग के बारे में कितनी सहजता से बात करते हैं। नेग्रो या नेग्रिटो जैसे शब्द, जिनका शाब्दिक अर्थ काला या छोटा काला व्यक्ति है, कहीं और संवेदनशील लग सकते हैं, लेकिन यहाँ वे दोस्तों, प्रेमियों या परिवार के सदस्यों के लिए स्नेही उपनाम है। उनके लिए यह एक प्यारा शब्द है, कोई अपमान नहीं, जैसा कि अन्य देशों में हो सकता है। हालांकि हर विषय इतना शिथिल नहीं है। उदाहरण के लिए धर्म संवेदनशील है। अधिकांश वेनेजुएला के लोग कैथोलिक हैं, इसलिए यदि आप नास्तिक हैं या अलग मान्यताएं रखते हैं तो अपनी पहली मुलाकात के दौरान इसे न उठाना ही बेहतर है। और जब आपको लगता है कि आप वेनेजुएला की संस्कृति में ढल गए हैं तो बाथरूम में एक छोटे से झटके के लिए तैयार रहें। वेनेजुएला में टॉयलेट पेपर को फ्लश नहीं किया जाता है। इसे शौचालय के बगल में एक कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से तार्किक है। प्लम्बिंग सिस्टम पुराना और नाजुक है। फ्लश करने योग्य पेपर से भी इसके जाम होने की संभावना रहती है। इसे शौचालय में फेंकने से आप आसानी से अगले व्यक्ति बन सकते हैं जो प्लंजर ढूंढ रहा हो। कई वेनेजुएला के लोगों को विदेश जाने पर ही एहसास होता है कि ये आदत कितनी असामान्य है। कुछ लोगों ने साझा किया है कि अमेरिका जाने के बाद वे आदत के कारण कूड़ेदान में कागज फेंकते रहे, जिसके बाद उनके रूममेट्स ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अन्य देशों में लोग कागज को फ्लश करते हैं। क्या आपने कभी लॉटरी जीती है? नीचे कमेंट्स करें और देखते हैं कि किसे सबसे बड़ा इनाम मिला है। नंबर 6, वेनेजुएला और इसके रोचक तथ्य। वेनेजुएला के लोग गहरे भावनात्मक लोगों के रूप में जाने जाते हैं। वे बड़े जुनून के साथ प्यार का इजहार करते हैं। सार्वजनिक रूप से चूमना, गले मिलना या हाथ पकड़ना अनुचित नहीं माना जाता है। यह सच्चे स्नेह का संकेत है। अगर कोई जोड़ा स्नेह नहीं दिखाता है तो दूसरे सोच सकते हैं कि रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि पार्कों में बैठे बुजुर्ग जोड़े भी युवा प्रेमियों को चूमते हुए देखकर अनुमोदन से मुस्कुराते हैं। दूसरी ओर वेतन, आय या खर्चों के बारे में बात करना असभ्य माना जाता है। वेनेजुएला की संस्कृति में भौतिक चीजों से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता है और पैसे की बात अक्सर लोगों को असहज कर देती है। हालांकि एक चीज जिस पर आगंतुकों को विशेष ध्यान देना चाहिए वो है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव। हाथ से ओके का संकेत, जो कहीं और हानि रहित लगता है, वेनेजुएला में अश्लील और यौन माना जाता है। किसी स्टोर या बाजार में इसका इस्तेमाल करने पर आपको बाहर निकाला जा सकता है या लड़ाई भी शुरू हो सकती है। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में अंगूठा दिखाने का अर्थ है चले जाओ या दफा हो जाओ। दूसरे शब्दों में दोस्ताना मुस्कान बनाए रखना और हाथ के इशारों से बचना ही सबसे अच्छा है। वेनेजुएला की संस्कृति में कपड़े भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ आपके कपड़े पहनने का तरीका आपकी गरिमा और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। झुर्रीदार शॉर्ट्स या फ्लिप फ्लॉप पहनने पर कुछ स्टोर्स में आपको सेवा देने से मना किया जा सकता है। मजदूर अभी भी साफ इस्त्री की हुई पोलो शर्ट पहनते हैं और बड़ी उम्र की महिलाएं कभी भी बिना लिपस्टिक लगाए घर से नहीं निकलती हैं। कुछ तो बिजली कटौती के दौरान मोमबत्ती की रोशनी में भी अपने बालों को स्टाइल करती हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 87% वेनेजुएला के लोग यह स्वीकार करते हैं कि वे दूसरों को उनके कपड़ों के आधार पर आंकते हैं।
और अगर आप अपने लुक को निखारने के लिए पीला रंग पहनने की योजना बना रहे हैं, तो 2 बार सोच लें। पीला रंग अशुभ माना जाता है। लोग परीक्षा या नौकरी के साक्षात्कार जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर इससे बचते हैं। यहाँ एक मजेदार परंपरा भी है। जब कोई विमान सुरक्षित रूप से उतरता है, तो वेनेजुएला में यात्री अक्सर तालियां बजाते हैं। ये प्रथा तब से चली आ रही है जब देश के रनवे पुराने थे और घरेलू उड़ानों में अक्सर समस्याएं होती थीं। हर सुचारू लैंडिंग का जश्न मनाना उचित था। तालियां बजाना पायलट को धन्यवाद देने जैसा था कि उसने हमें एक जोखिम भरी उड़ान से बचने में मदद की। इसके अतिरिक्त पवित्र सप्ताह या चुनाव अवधि जैसे विशेष समय के दौरान वेनेजुएला की सरकार शराब की बिक्री और खपत पर सख्ती से प्रतिबंध लगाती है। पुलिस को बार से पेय पदार्थों का निरीक्षण करने और जब्त करने का अधिकार है और वह उल्लंघन के लिए व्यवसाय लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। इन प्रतिबंधों के दौरान बिना खुली शराब ले जाने वाले पर्यटकों पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका परिणाम देशव्यापी ड्राई सीजन, सूखा मौसम होता है और कई वेनेजुएला के लोग सिर्फ गलत समय पर बियर खोलने के कारण गलती से अपराधी बन जाते हैं। नंबर 7, वेनेजुएला में स्वर्ग और अराजकता का स्थान। कराकस के केंद्र में कभी एक गगनचुंबी इमारत खड़ी थी, जिसका उद्देश्य वेनेजुएला का वित्तीय प्रतीक बनना था। द डेविड टावर, लगभग 200 मीटर ऊंची और 45 मंजिलों वाली इस इमारत का निर्माण 1990 के दशक की शुरुआत में वित्तीय टाइकून डेविड ब्रिलमबर्ग के तहत शुरू हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही बैंकिंग संकट आ गया। ब्रिलमबर्ग का निधन हो गया, परियोजना को छोड़ दिया गया और शहर के केंद्र में ये विशाल कंक्रीट संरचना वर्षों तक एक मूक ज़ोंबी में बदल गई। 2007 तक जब वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो हजारों लोगों ने अपने घर और नौकरियां खो दी। कहीं और जाने का रास्ता न होने पर 800 से अधिक परिवारों ने इस अधूरी इमारत पर कब्जा करने का फैसला किया और इसी तरह दुनिया की एकमात्र हाई राइज स्लम गगनचुंबी मलिन बस्ती का जन्म हुआ, जो लगभग 3000 निवासियों का घर है। 1 से 22 तक की मंजिलों को निवासियों ने स्वयं अनुकूलित किया था। उन्होंने बिजली लगाई, पानी के पाइप बिछाए, सीढ़ियां बनाई और निचले स्तरों पर घूमने के लिए मोटरसाइकिलों का भी इस्तेमाल किया। ऊपरी मंजिलों तक केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता था, क्योंकि इमारत में कोई लिफ्ट नहीं थी। गार्डरेल, खिड़कियां और बुनियादी सुरक्षा सुविधाओं की कमी के बावजूद उन्होंने अंदर एक कामकाजी जीवन बनाया। वहां नाई की दुकानें, अस्थायी दंत चिकित्सा क्लिनिक थे और प्रत्येक मंजिल को अपने स्वयं के प्रतिनिधि के साथ एक छोटे पड़ोस की तरह माना जाता था। समुदाय के अपने नियम थे, सेवा शुल्क एकत्र किया जाता था, सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता था और एक दूसरे की मदद की जाती थी। ये एक वास्तविक आवासीय जिले की तरह काम कर रहा था। बाहरी लोग जो कल्पना कर सकते हैं, उसके विपरीत डेविड टावर के अंदर एक गरीब लेकिन घनिष्ठ समुदाय था। उन्होंने शहर के बीचों बीच एक स्वशासित समाज बनाया, एक ऐसी जगह जहां लोगों ने कठिन समय में जीवित रहने के लिए एक दूसरे का समर्थन किया। कई लोग इसे अराजकता में स्वर्ग कहने लगे। यदि डेविड टावर उन लोगों के लिए एक आश्रय का प्रतिनिधित्व करता था जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, तो वेनेजुएला की जेलें इसके ठीक विपरीत थीं। पूर्ण विकार अराजकता की दुनिया। उनमें से कुछ में ये खुद कैदी ही हैं जो अंदर सब कुछ चलाते हैं। सबसे कुख्यात उदाहरणों में से एक वेनेजुएला की जनरल पेनिटेंशरी थी, जिसे कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता था। अंदर कैदियों ने आपस में जगह बांटी, अपने नियम बनाए और एक लघु समाज की तरह जीवन को व्यवस्थित किया। उन्होंने शुल्क एकत्र किया, क्षेत्र आवंटित किए, छोटे व्यवसाय खोले और यहाँ तक कि परिसर के भीतर ही त्योहार, संगीत कार्यक्रम और पार्टियां आयोजित की। कुछ वर्गों को नाइट क्लबों की तरह सजाया गया था, जो रोशनी, संगीत और कैदियों द्वारा खुद आयोजित जीवंत पार्टियों से परिपूर्ण थे। गार्ड परिधि पर ही रहे और शायद ही कभी हस्तक्षेप करते थे, जिससे जेल अपनी एक अलग दुनिया के रूप में काम कर सके। कैदियों के परिवार स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे, आपूर्ति ला सकते थे, प्रियजनों से मिल सकते थे और यहाँ तक कि रात भर रुक भी सकते थे, जैसे कि घर पर रिश्तेदारों से मिलने आए हों। कुछ प्रभावशाली कैदियों के लिए ये सजा की जगह कम
और एक नियंत्रित विश्राम स्थल रिट्रीट जैसी अधिक थी। नंबर 8, वेनेजुएला के अजीब और प्रतिष्ठित प्रतीक। कराकस के केंद्र में सैन बर्नार्डिनो स्ट्रीट पर चलने की कल्पना करें। पुरानी इमारतों की कतारों के बीच आप ऊपर देखते हैं और एक बालकनी से दर्जनों गुड़िया लटकी हुई देखते हैं। उनकी बेजान आंखें हर कदम पर आपका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। ये दृश्य किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी डरावना है। ये विचित्र बालकनी वर्षों से अस्तित्व में है, हालांकि कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में कब शुरू हुई। समय के साथ इसके बारे में अनगिनत कहानियां प्रसारित हुई हैं। कुछ का कहना है कि घर का मालिक एक सनकी बूढ़ा व्यक्ति था, जो रात में सड़कों पर घूमकर शहर के बच्चों से गुड़िया इकट्ठा करता था या यहाँ तक कि उधार लेता था। हर बार जब उसे कोई नई गुड़िया मिलती तो वो उसे अपने खौफनाक संग्रह के हिस्से के रूप में बालकनी पर लटका देता। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिल को छू लेने वाली है। घर के मालिक के बेटे जोनाथन गोंजालेस के अनुसार गुड़िया वाली बालकनी वास्तव में उनके पिता एस्टैनिस्लाओ गोंजालेज द्वारा बनाई गई एक कला स्थापना आर्ट इंस्टॉलेशन है। वैचारिक कला के प्रेमी एस्टैनिस्लाओ अपने घर की बालकनी को एक ऐसे स्थान में बदलना चाहते थे जो बचपन की यादों को सहेजे रखे। यह विचार उनके करीबी दोस्त जीसस पोलियो से प्रेरित था, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने एक बार अपने वाहन को सैकड़ों गुड़ियों से सजाया था। अगर कराकस में रहस्यमय गुड़िया बालकनी है जो लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा करती है, तो मेरिडा शहर में कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। हेलाडेरिया कोरोमोतो, जो एक प्रसिद्ध आइसक्रीम की दुकान है। इसे कभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे अधिक फ्लेवर वाले आइसक्रीम पार्लर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो आश्चर्यजनक रूप से 870 किस्में पेश करता था। यदि आप प्रतिदिन एक फ्लेवर चखें, तो उन सभी को चखने में आपको लगभग 3 साल लग जाएंगे। जिस चीज ने कोरोमोतो को प्रसिद्ध बनाया, वह केवल उसकी भारी संख्या नहीं थी, बल्कि इसकी अविश्वसनीय रचनात्मकता थी। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और वेनिला जैसे क्लासिक फ्लेवर के साथ वहां जंगली और अप्रत्याशित फ्लेवर भी थे। वाइन आइसक्रीम, सैल्मन आइसक्रीम, बीफ आइसक्रीम, ब्लू चीज आइसक्रीम, यहाँ तक कि पैबिलोन क्रियोलो आइसक्रीम भी। ये चावल, कटा हुआ गोमांस, काली बीन्स और तले हुए केले से बना पारंपरिक वेनेजुएला का व्यंजन है। दुकान के अंदर हर दीवार, फर्श से छत तक सभी फ्लेवर के नामों से ढकी हुई थी। पर्यटक सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए आते थे कि वे सबसे अजीब फ्लेवर को आजमाने की हिम्मत कर सकें। दुर्भाग्य से, यदि आप वहां जाने और उन विचित्र स्वादों का नमूना लेने की उम्मीद कर रहे थे, तो यहाँ दुखद हिस्सा है। लंबे समय तक आर्थिक संकट के कारण हेलाडेरिया कोरोमोतो 2017 से बंद है। इसे फिर से खोलने के कई प्रयासों के बावजूद ये महान दुकान आज तक बंद है। वेनेजुएला के लोगों के लिए कोरोमोतो हमेशा बहुत पहले बीत चुके एक उज्जवल समय का एक मीठा प्रतीक रहेगा। नंबर 9, वेनेजुएला के अनसुलझे रहस्य। बोलीवार राज्य के जंगलों के गहरे अंदर एक पहाड़ है जिसे उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहां समय रुक जाता है, माउंट रोरीमा। हालांकि ये वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमा पर स्थित है, इसका अधिकांश भाग वेनेजुएला का है और इसने प्रसिद्ध रूप से सर आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड को प्रेरित किया था। रोरीमा किसी भी अन्य पहाड़ के विपरीत है। इसका शिखर एक विशाल टेबल टॉप की तरह पूरी तरह से सपाट है, जो 400 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है, जो आकाश में एक तैरते हुए द्वीप का आभास देता है। जो बात वास्तव में आकर्षक है, वह यह है कि शिखर पर पारिस्थितिकी तंत्र नीचे की दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग है। वहां पाई जाने वाली पौधों और जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हैं। स्थानीय पेमोन लोग इसे टेपुई रोरीमा कहते हैं, जिसका अर्थ है देवताओं का घर। उनकी किंवदंती के अनुसार रोरीमा एक विशाल ब्रह्मांडीय पेड़ का अवशेष है, जो कभी स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता था। जब देवता क्रोधित हो गए, तो उन्होंने इसे काट दिया, जिससे आज देखा जाने वाला सपाट पहाड़ पीछे रह गया। जब भी बादल और धुंध इसके शिखर को घेर लेते हैं, तो स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक संकेत है
कि प्राचीन आत्माएं जाग रही हैं। कई खोजकर्ताओं ने चट्टानों के भीतर से ड्रम जैसी आवाजें गूंजने या कोहरे के माध्यम से हल्की रोशनी टिमटिमाने की सूचना दी है, जब आसपास कोई नहीं था। वैज्ञानिक इन्हें ध्वनि की गूंज और प्रकाश के प्रतिबिंब के रूप में समझाते हैं, लेकिन जिन्होंने इनका अनुभव किया है उनका जोर देकर कहना है कि मेरिडा राज्य में सैकड़ों किलोमीटर दूर देवताओं के पहाड़ पर कुछ अलौकिक शक्ति मंडराती है। एक अन्य घटना ने वैज्ञानिकों को दशकों से चकित कर रखा है, कैटाटुम्बो लाइटनिंग या शाश्वत बिजली। कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पर, जहां ये माराकैबो झील में बहती है, रात का आकाश साल में 200 से अधिक रातों में हजारों निरंतर बिजली कड़कने से रोशन होता है। ये नजारा प्रति मिनट सैकड़ों चमक और लगभग बिना किसी गड़गड़ाहट के लगातार 9 घंटे तक चल सकता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश में कोई अदृश्य शहर बिना रुके बिजली पैदा कर रहा हो। जो चीज इस घटना को इतना रहस्यमय बनाती है वह ये है कि दशकों के अध्ययन के बावजूद वैज्ञानिक अभी भी इसके सटीक कारण पर सहमत नहीं हो सकते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि दलदल से उठने वाली मीथेन गैस नम हवा के साथ मिलकर विद्युत निर्वहन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पैदा करती है। अन्य लोगों का मानना है कि आसपास के एंडीज पहाड़ हवा के पैटर्न को फंसाते हैं, जिससे बिजली गिरने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कैटाटुम्बो बिजली का कड़कना लगभग कभी पूरी तरह से बंद क्यों नहीं होता है। यहाँ तक कि उन वर्षों में जब यह अस्थायी रूप से गायब हो जाती है, ये हमेशा महीनों बाद मजबूत और उज्जवल रूप में लौट आती है, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति आकाश के दीपक को जीवित रख रही हो। नंबर 10, वेनेजुएला के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। अगर कोई ऐसी जगह है जो साबित करती है कि प्रकृति पूर्णता तक पहुंच सकती है, तो वह एंजल फॉल्स है। यह झरना लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है, जो नायाग्रा फॉल्स की ऊंचाई से 10 गुना से भी अधिक है। पानी अयान तेपुई के शिखर से गिरता है, जो हरे भरे अमेज़न वर्षावन के ऊपर 2500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक विशाल बलुआ पत्थर का पठार है। उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश पानी वास्तव में कभी जमीन तक नहीं पहुंचता है। ये हवा के बीच में ही वाष्पित हो जाता है, जिससे घाटी को ढकने वाला एक धुंधला आवरण बन जाता है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो धुंध इंद्रधनुष में अपवर्तित हो जाती है, जिससे झरना ऐसा दिखाई देता है जैसे वो जंगल के बीच में चमक रहा हो। कहा जाता है कि 1930 के दशक में एक उड़ान में रास्ता भटकने के बाद पायलट जिमी एंजल ने पहली बार इस स्थल की खोज की थी, और तब से इस झरने का नाम उनके नाम पर पड़ा है। फिर भी नक्शे के साथ भी एंजल फॉल्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। यात्रियों को चुरुन नदी के किनारे लंबी नाव की सवारी करनी पड़ती है, घने जंगल से गुजरना पड़ता है, कीड़ों की आवाज के बीच रात भर कैंप करना पड़ता है, और केवल भोर में ही वे अंततः बादलों से नीचे गिरती पानी की विशाल दीवार को देखेंगे। घने जंगल को पीछे छोड़ते हुए आप कैनेमा नेशनल पार्क में पहुंचेंगे, जो बेल्जियम के आकार के बराबर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये अरबों साल पुरानी विशाल सपाट चोटी वाली रॉक संरचनाओं की भूमि है। ऊपर से पूरा क्षेत्र किसी अन्य ग्रह जैसा दिखता है, जहां ऊंची चट्टानों के बीच नदियां बहती हैं और क्षितिज तक फैले हरे भरे जंगल हैं। पार्क के केंद्र में कैनेमा झील स्थित है। इसका पानी प्राकृतिक खनिजों के कारण तांबे जैसे भूरे रंग में चमकता है। झील के चारों ओर लाल चट्टानों से 7 छोटे झरने गिरते हैं, जिससे एक ऐसा दृश्य बनता है जो भयंकर और शांत दोनों लगता है। स्थानीय गाइड अक्सर गिरते पानी के बीच से लकड़ी की डोंगी चलाते हैं, और प्रकृति की गड़गड़ाहट के बीच आपके चेहरे पर पड़ने वाली ठंडी फुहार एक ऐसा अनुभव है जो किसी और से अलग है। दृश्यों के पूर्ण बदलाव के लिए मोरोकोई नेशनल पार्क की ओर जाएं, जो वेनेजुएला के सबसे आश्चर्यजनक तटीय रत्नों में से एक है। ये स्वर्ग सैकड़ों छोटे द्वीपों और क्रिस्टल क्लियर फिरोजा पानी में फैले पाउडर सफेद समुद्र तटों से बना है। कराकस से ज्यादा दूर स्थित नहीं, मोरोकोई को शहर का वीकेंड हेवन माना जाता है। दिन भर के लिए अपना खुद का निजी द्वीप खोजने के लिए बस एक छोटी नाव की सवारी ही काफी है। सतह के नीचे एक जीवंत प्रवाल भित्ति
कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र है जो उष्णकटिबंधीय मछलियों, स्टारफिश और समुद्री कछुओं से भरा हुआ है जो खूबसूरती से तैर रहे हैं। रेत इतनी चमकदार है कि आपको अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ेंगी और पानी इतना साफ है कि आप 1 मीटर गहराई तक समुद्र तल को भी देख सकते हैं। नंबर 11। वेनेजुएला के अनूठे और असामान्य त्योहार। यदि आप जून में वेनेजुएला आते हैं तो आप दुनिया के सबसे असामान्य त्योहारों में से एक फिएस्टा दी सैन जुआन को देख सकते हैं। ये उत्सव सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का सम्मान करता है और 3 दिनों के लिए सड़कें, ड्रम, संगीत और ऊर्जावान नृत्य से भरे एक विशाल मंच में बदल जाती हैं। आकर्षण का केंद्र बैले दे लॉस तैम्बुरेस है, जो एक पारंपरिक तटीय ड्रम नृत्य है जहां लोग एफ्रो वेनेजुएला ड्रम की तीव्र लय पर चलते हैं, बारिश और अच्छी फसल के लिए मंत्र गाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस उत्सव के दौरान सामाजिक मानदंड लगभग पूरी तरह से उलट जाते हैं। मजदूरों, किसानों और यहाँ तक कि गरीबों को 3 दिनों के लिए ताज पहनाया जाता है। वे गा सकते हैं, मजाक कर सकते हैं और यहाँ तक कि उच्च सामाजिक वर्गों के लोगों को चिढ़ा भी सकते हैं, बिना इसे असम्मानजनक माने। एक और अविस्मरणीय उत्सव सैन फ्रांसिस्को दे यारे शहर में कॉर्पस क्रिस्टी पर आयोजित होने वाले डांसिंग डेविल्स ऑफ यारे का है। ये वेनेजुएला की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस दिन सैकड़ों पुरुष शैतानों के रूप में सजते हैं, घुमावदार सींगों वाले चमकीले लाल मुखौटे और रंगीन वेशभूषा पहनते हैं और सड़कों पर नाचते हैं। लेकिन वे किसी को डराने के लिए नहीं नाचते हैं। ये प्रदर्शन अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। जब ड्रम बजना शुरू होते हैं तो शैतानी दल चर्च की ओर मार्च करता है, जहां वे परम पावन संस्कार के सामने घुटने टेकते हैं, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। अपनी धार्मिक जड़ों के बावजूद ये उत्सव संगीत, नृत्य और पारंपरिक मुखौटा निर्माण के साथ एक स्ट्रीट कार्निवल की जीवंत भावना को प्रदर्शित करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रत्येक शैतान का मुखौटा अद्वितीय है, जो इसे पहनने वाले की भावना से ओतप्रोत है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। यदि आप फरवरी में आते हैं तो आप कार्निवल डी एल कैलाओ का अनुभव करेंगे, जो वेनेजुएला का सबसे प्रसिद्ध पोशाक उत्सव है। एल कैलाओ शहर, जो कभी 19वीं सदी में सोने के खनन का केंद्र था, पूरे कैरिबियन से आए प्रवासियों का घर बन गया और उस मिश्रण ने दक्षिण अमेरिका के सबसे रंगीन कार्निवलों में से एक को जन्म दिया। उत्सव के दौरान सड़कें रंग, संगीत और नृत्य से सराबोर हो जाती हैं। कैलिप्सो, स्टील ड्रम और सोका की धुनें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि लोग असाधारण वेशभूषा में परेड करते हैं। रानियां, समुद्री डाकू और नर्तकियां विशाल पंखों वाले हेड्रेस पहने हुए होती हैं। महिलाएं मोतियों से ढकी परतदार स्कर्ट में घूमती हैं और उष्णकटिबंधीय धूप के नीचे अथक रूप से नाचती हैं। इस कार्निवल को जो चीज खास बनाती है वो ये है कि इसके कई गाने अंग्रेजी और क्रियोल के मिश्रण में गाए जाते हैं, जो क्षेत्र की बहुसांस्कृतिक जड़ों को दर्शाते हैं। हालांकि ये त्रिनिदाद और टोबैगो के कार्निवल से प्रेरणा लेता है, वेनेजुएला के संस्करण की अपनी एक अलग चमक है और इसमें अफ्रीकी लय, लैटिन जुनून और मिरबाद स्वतंत्रता का एक ऊर्जावान मिश्रण है, जो वेनेजुएला की भावना को परिभाषित करता है। नंबर 12, वेनेजुएला के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन। यदि कोई एक व्यंजन है जो वेनेजुएला के व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह निश्चित रूप से अरेपा है। आप इसे हर जगह पाएंगे, नाश्ते और दोपहर के भोजन से लेकर देर रात के स्ट्रीट स्टॉल तक। अरेपा एक गोल केक होता है जो सफेद या पीले मकई के आटे से बनाया जाता है, जिसे कुरकुरा होने तक ग्रिल या तला जाता है। फिर इसे बीच से काटकर विभिन्न प्रकार की स्टफिंग से भरा जाता है। जो चीज इसे खास बनाती है वो इसकी रेसिपी नहीं, बल्कि इसकी अंतहीन बहुमुखी प्रतिभा है। वेनेजुएला के लोगों के पास इसके सैकड़ों रूप हैं। पनीर, कटा हुआ गोमांस, एवोकाडो के साथ चिकन, समुद्री भोजन, काली बीन्स, जो आप चाहें। कुछ इतने प्रतिष्ठित हैं कि उनके अपने नाम हैं, जैसे रीना पेपियाडा, एक चिकन और एवोकाडो अरेपा, जिसका नाम 1950 के दशक की
वेनेजुएला की एक ब्यूटी क्वीन के नाम पर रखा गया है। कराकस में अरेपेरा दिन के 24 घंटे खुले रहते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के लोगों के लिए इसे खाने का कोई भी समय गलत नहीं होता। अगर अरेपा राष्ट्रीय रोटी है, तो पैबलोन क्रियोलो वेनेजुएला के खाने की आत्मा है। ये पारंपरिक व्यंजन अक्सर पारिवारिक समारोहों और त्योहारों में दिखाई देता है। पैबलोन की एक प्लेट में टमाटर की चटनी में पकाया हुआ कटा हुआ गोमांस होता है, जिसे सफेद चावल, पके हुए काली बीन्स और पतले कटे हुए तले हुए केले के साथ परोसा जाता है। ये संयोजन न केवल स्वाद में पूरी तरह से संतुलित है, बल्कि गहराई से प्रतीकात्मक भी है। वेनेजुएला के लोग कहते हैं कि 3 रंग, सफेद, काले और पीले, उन 3 संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके राष्ट्र को आकार देती हैं: यूरोपीय, अफ्रीकी और स्वदेशी। एक और चीज जो आपको जरूर आजमानी चाहिए वो है काचापा, जो ताजे पिसे हुए मकई से बना एक मोटा पैनकेक है। इसे दोनों तरफ सुनहरा होने तक पकाया जाता है और इसके अंदर नर्म पिघले हुए पनीर की एक मोटी परत डालकर आधा मोड़ा जाता है। काचापा में एक प्राकृतिक मीठा मकई का स्वाद होता है, जो पनीर की नमकीन मलाई और वेनेजुएला के विशिष्ट स्वाद के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाता है। आप अक्सर इसे सड़क किनारे विक्रेताओं द्वारा छोटे कॉफी स्टैंड के बगल में बेचते हुए पाएंगे, जो काम पर जाने वाले लोगों के लिए एक त्वरित नाश्ते के रूप में काम आता है। क्रिसमस के दौरान पूरा देश एक साथ मिलकर हयाका बनाता है, एक ऐसा व्यंजन जो पारिवारिक एकता का प्रतीक है, बिल्कुल वियतनाम के बानचुंग की तरह। हयाका को केले के पत्तों में लपेटा जाता है, जिसमें मकई का आटा और गोमांस, चिकन, जैतून, किशमिश और मसालों का एक समृद्ध मिश्रण भरा जाता है। वेनेजुएला के लोग समूहों में इकट्ठा होकर एक साथ दर्जनों हयाका बनाते हैं, बातचीत करते हैं, संगीत बजाते हैं और इस प्रक्रिया को साल के अंत के एक प्यारे अनुष्ठान में बदल देते हैं। हालांकि रेसिपी हर क्षेत्र में अलग-अलग होती है, लेकिन भावना एक ही रहती है। हयाका का स्वाद वास्तव में तभी विशेष लगता है जब इसे परिवार के साथ मिलकर बनाया जाए। नंबर 13। वेनेजुएला में नाइट लाइफ। लगातार बिजली कटौती और चल रहे आर्थिक संकट के बावजूद वेनेजुएला की नाइट लाइफ, रात का जीवन, पहले से कहीं अधिक जीवंत है। श्रमिक वर्ग के मोहल्लों में, विशेष रूप से बैरियोज मलिन बस्तियों में, जैसे ही सूरज डूबता है, लोग अपनी कुर्सियां फुटपाथ पर निकाल लेते हैं, स्पीकर लगाते हैं, संगीत चालू करते हैं और पड़ोसियों के साथ इकट्ठा होते हैं। बिजली नहीं है, कोई बात नहीं। वे रात में देर तक पार्टी चालू रखने के लिए फ्लैशलाइट, मोमबत्तियां या बैटरी से चलने वाली एलईडी स्ट्रिप्स का उपयोग करते हैं। संगीत हर कोने में भर जाता है। ब्लूटूथ स्पीकर या घर पर बने साउंड सिस्टम बालकनियों या कार के बोनट से लटकाए जाते हैं, जो संकरी सड़कों पर रेगेटन, साल्सा और मेरेंग्यू की धुनों से गूंजते हैं। युवाओं के समूह गली के कोनों पर इकट्ठा होते हैं, ड्रिंक्स साझा करते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं और ऐसे बात करते हैं मानो उनके पड़ोस के बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही ना हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रात का माहौल अधिक परिवार उन्मुख हो जाता है। जब घर बहुत गर्म और घुटन भरा हो जाता है, तो लोग हवा खाने, डोमिनोज खेलने और पड़ोसियों से बात करने के लिए कुर्सियां बाहर ले आते हैं। कभी-कभी वे सीधे फुटपाथ पर चारकोल ग्रिल जला लेते हैं, मांस भूनते हैं और एक साथ रात का खाना साझा करते हैं, जैसे कि सड़क पर एक छोटी सी पिकनिक मना रहे हों। मध्यम वर्ग के लिए वेनेजुएला में रात का समय एक अलग रंग लेकर आता है। वे अक्सर सुरक्षा गार्डों वाले गेटेड अपार्टमेंट परिसरों में इकट्ठा होते हैं। अंदर अलग-थलग बार और लाउंज निजी तौर पर काम करते हैं, जो नियमित ग्राहकों को सेवा देते हैं। ये स्थान सुरुचिपूर्ण होते हैं, जहां क्राफ्ट कॉकटेल और लाइव डीजे लोगों को बाहर की अराजकता को भूलने में मदद करते हैं, कम से कम कुछ घंटों के लिए। फिर भी ये उच्च स्तरीय स्थान देश की बिजली समस्याओं से बच नहीं सकते हैं। कई मालिक ये सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड बाय पर बैकअप जनरेटर रखते हैं कि संगीत और मूड रात के बीच में कभी ना रुके। रात का खाना भी वेनेजुएला की नाइट लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कराकस या मराकी जैसे शहरों में स्ट्रीट वेंडर देर रात तक खुले रहते हैं, जो कुरकुरी तली हुई एम्पनाडोस से लेकर बर्फीली चावल चीचा तक सब कुछ परोसते हैं। लॉस मर्सिडीज और अल्तामीरा जैसे क्षेत्रों में
छोटे रात के बाजार युवाओं के लिए लोकप्रिय हैंगआउट बन गए हैं, जो स्ट्रीट फूड, खेल और सहज प्रदर्शनों से भरे हुए हैं, जो आधी रात के बाद भी ऊर्जा को जीवित रखते हैं। लेकिन अगर आप वेनेजुएला का धीमी गति से अनुभव करना पसंद करते हैं, तो अंधेरे के बाद एल हेतिलो के पुराने क्वार्टर या कोरो शहर में टहलें। लाल टाइल वाली छतें, कोबलस्टोन, पत्थर जड़ी वाली सड़कें और दीवारों से परावर्तित होने वाली गर्म पीली लैंप की रोशनी एक ऐसे देश में शांति की एक दुर्लभ भावना पैदा करती है जो उथल-पुथल से भरा है। माराकैबो झील या ओरिनोको नदी के किनारे आप छोटी लकड़ी की नावों को शांति से रात में सरकते हुए देख सकते हैं, या बस शांत खड़े होकर उष्णकटिबंधीय गर्मी में ठंडी नदी की हवा को खुद पर महसूस कर सकते हैं। नंबर 14, वेनेजुएला में रहने की लागत। यदि आप वेनेजुएला की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले से रहने की लागत को समझने से निश्चित रूप से आपको बेहतर तैयारी करने और अप्रत्याशित आश्चर्यों से बचने में मदद मिलेगी। राजधानी शहर कराकस में, जो देश का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र है, डाउनटाउन क्षेत्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया आमतौर पर $300 से $450 प्रति माह होता है। अधिक बजट के अनुकूल विकल्प के लिए आप उपनगरों को चुन सकते हैं, जहां कीमतें $150 से $250 तक गिर जाती हैं। यह लचीलापन आपको ऐसा आवास खोजने की अनुमति देता है जो आपके बजट और जीवन शैली दोनों के अनुकूल हो। कराकस में परिवहन काफी सस्ता है। मेट्रो प्रणाली अच्छी तरह से विकसित और बेहद सस्ती है, जिसकी कीमत प्रति सवारी केवल लगभग $0.05 से $0.1 है। सार्वजनिक बसें और कार पूलिंग सेवाएं भी आम हैं, जो रोजमर्रा के वेनेजुएला के जीवन को देखते हुए घूमने के लिए लागत प्रभावी तरीके प्रदान करती हैं। यदि आप तेज और अधिक आरामदायक यात्रा पसंद करते हैं, तो टैक्सी या राइडरी जैसे राइड हेलिंग ऐप सुविधाजनक विकल्प हैं। शहर के भीतर एक छोटी यात्रा की कीमत आमतौर पर $2 से $4 के बीच होती है। जो लोग अधिक स्वतंत्र रूप से घूमना चाहते हैं, उनके लिए कार किराए पर लेना भी आसान है, जिसकी कीमतें लगभग $30 से $45 प्रतिदिन होती हैं। वेनेजुएला में भोजन का खर्च अपेक्षाकृत उचित है। यदि आप अपने लिए खाना बनाते हैं और स्थानीय बाजारों या किफायती सुपरमार्केट से सामग्री खरीदते हैं, तो आपका मासिक भोजन बजट $100 और $150 के बीच रह सकता है। किसी सामान्य भोजनालय में बाहर खाने की लागत लगभग $2 से $3 प्रति भोजन है, जबकि उच्च स्तरीय रेस्तरां या पर्यटन स्थलों पर भोजन की कीमत $8 से $15 तक हो सकती है। कुल मिलाकर, यदि आप सादगी से रहते हैं और अधिक खर्च करने से बचते हैं, तो वेनेजुएला में आपके रहने की कुल मासिक लागत $500 और $700 के बीच होने की संभावना है। जो लोग न्यूनतम जीवन शैली मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उनके लिए खर्च लगभग $400 प्रति माह तक कम हो सकता है। नंबर 15, वेनेजुएला में यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। पर्यटकों को निशाना बनाने वाले सबसे आम घोटालों में से एक में अपराधी पुलिस अधिकारियों या सुरक्षा कर्मियों का रूप धारण करके कीमती सामान चुराते हैं। कई मामलों में वे वर्दी पहनते हैं, पर्यटकों के पास आते हैं और सीधे सड़क पर उनके दस्तावेजों या पर्स का निरीक्षण करने की मांग करते हैं। इस चाल में फंसने से बचने के लिए कभी भी अपना असली पासपोर्ट किसी को न सौंपें, जब तक कि आप किसी आधिकारिक सरकारी कार्यालय के अंदर स्पष्ट साइनेज के साथ न हो। यदि कोई सड़क पर आपके दस्तावेजों की जांच करने पर जोर देता है, तो शांत रहें और सत्यापन के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन जाने का अनुरोध करें। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों, बस टर्मिनलों और स्थानीय बाजारों में जेब कतरे और बैग छीनने की घटनाएं भी आम हैं। ये अपराध अक्सर समन्वित होते हैं। एक व्यक्ति आपका ध्यान भटकाता है, जबकि दूसरा जल्दी से आपका सामान ले लेता है। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक सुरक्षित जिपर वाले क्रॉस बॉडी बैग का उपयोग करना है। इसे अपने सामने रखें और कभी भी अपना फोन या बटुआ अपनी पिछली जेब में न रखें। सार्वजनिक रूप से अपना फोन, कैमरा या लैपटॉप खुले में पकड़ने से बचें, खासकर चलते समय या बाहरी कैफे में बैठते समय, क्योंकि चोर उन्हें छीन सकते हैं और कुछ ही सेकंड में गायब हो सकते हैं। कराकस जैसे प्रमुख शहरों में फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराध अभी भी होते हैं। पर्यटकों को गरीब मोहल्लों, संकरी गलियों
या सुनसान इलाकों में अकेले जाने से बचना चाहिए, यहाँ तक कि दिन के समय भी। यदि आप मुख्य आकर्षणों से परे अन्वेषण करना चाहते हैं, तो एक लाइसेंस प्राप्त स्थानीय गाइड के साथ जाएं। जब आपको परिवहन की आवश्यकता हो, तो सड़क से टैक्सी न बुलाएं। हमेशा एक विश्वसनीय ऐप के माध्यम से बुक करें या अपने होटल से आपके लिए व्यवस्था करने को कहें। और ये थे वेनेजुएला के बारे में 15 आकर्षक तथ्य। उम्मीद है इन 15 तथ्यों ने आपको इस उल्लेखनीय देश पर एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप आने वाली यात्राओं को मिस न करें। आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा प्रभावित किया, नीचे कमेंट्स करें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी। जानकारी केवल संदर्भ के लिए है, इसलिए कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध करें। आपके कीमती समय और समर्थन के लिए धन्यवाद। और दुनिया के ऐसे ही अनछुए पहलुओं को जानने के लिए देखते रहें यात्रा पद चिन्ह।